हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। जो हमारा लेसन नंबर 10 है वह है स्वतंत्रता के बाद। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थीं। तो यहाँ पर इसके उत्तर को देखते हैं। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी चुनौतियाँ थीं और भारत के सामने जो समस्याएं थीं वह इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, विभाजन की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर जब विभाजन हुआ तो 80 लाख जो शरणार्थी थे वह पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो इन लोगों के लिए रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना आज़ाद भारत के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और नंबर 2, करीब 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन से चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था। और थर्ड पॉइंट, लोगों को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिसके द्वारा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तो आज़ाद भारत के समय यह बड़ी चुनौतियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। योजना आयोग की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पर देखते हैं जो योजना आयोग की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो योजना आयोग होता है तो उसका कार्य होता है आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना और कौन से उद्योग सरकार द्वारा चलाए जाएंगे और कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, यह निश्चित करना योजना आयोग का काम था। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इसको परिभाषित करना भी योजना आयोग का काम था। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं रिक्त स्थानों को। इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। नंबर फर्स्ट है केंद्रीय सूची और विषय रखे गए। तो जो हमारे केंद्रीय सूची है यानी कि सेंटर की सूची थी उसमें कौन कौन से विषय रखे गए? इसमें रखे गए कराधान, रक्षा और विदेशी मामले रखे गए। नंबर सेकंड में ख देखते हैं समवर्ती सूची और विषय रखे गए। समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे गए? तो समवर्ती सूची में वन और कृषि ये विषय रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट है वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास की भूमिका दी गई थी उसे मिश्रित मॉडल कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर क्या थी? आर्थिक योजनाएं जिसमें सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिकाएं थी तो उसे मिश्रित मॉडल कहा गया। नेक्स्ट है हमारा पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य की गठन की मांग को मानना पड़ा। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें पोट्टी श्री रामुलु आएगा। नेक्स्ट है हमारा सही गलत का यहाँ पर निशान लगाना है आपको, उसके आगे लिखना है सही है या गलत। तो आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि जब आज़ादी के समय पर ज़्यादातर लोग जो हमारे भारतीय थे वो गाँव में ही रहते थे। नेक्स्ट है हमारा संविधान भाषा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो यह ऐसा नहीं था कि जो संविधान की भाषा है कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो यह बिल्कुल गलत है। पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, नहीं, इसमें महिलाओं को भी जिसकी आयु 18 ईयर्स से ऊपर के जो भी थे स्त्री या पुरुष सभी को वोट डालने का अधिकार था। नेक्स्ट है यहाँ पर तो इसमें जो दिया है हमारा पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था तो यह गलत है। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाता था तो यह बिल्कुल सही है।
अब कुछ और क्वेश्चन पर विचार करते हैं, देखते हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था? यानी कि उन्होंने यह कहा था कि राजनीति में हमारे पास समानता होगी, यानी कि जो भी राजनीति होगी उसमें हम सब समानता से के साथ व्यवहार होगा और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। तो ये उन्होंने क्यों कहा था, इसके कहने का क्या आशय था? तो देखते हैं, इसको जानते हैं इसके बारे में। अंबेडकर जी का क्या आशय था? फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यानी जीवन में समानता भी जरूरी है। और सेकंड पॉइंट, लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों में अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। यानी कि बहुत से लोग सोचते थे वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो उससे क्या है, अमीर गरीब और ऊंची नीची जातियों का भेदभाव समाप्त होगा, तो ऐसा नहीं था। थर्ड पॉइंट, राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निर्देश करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर मांग की गई राज्यों को बांटने के लिए, तो इसमें हिचकिचाहट क्यों थी? तो हिचकिचाहट के कारण भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। देश विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था, यानी कि जो देश का विभाजन हुआ हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ, बीच में हुआ। भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी। भाषा के आधार पर हमारा देश दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता था, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही देश के भाषा के आधार पर दूसरे विभाजन के डर से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। तो यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर बांटने में हिचकिचाहट हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? तो इसके निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट रीजन है इसका, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी का स्थान हिंदी को दिया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय थी अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो दक्षिण भारतीय गैर हिंदी भाषी क्षेत्र भारत से अलग हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट, देश को विवाद से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल का फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह से की गई थी? तो आज़ादी के बाद विकास की कल्पना, फर्स्ट पॉइंट, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करना, और सेकंड पॉइंट, आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना। थर्ड पॉइंट, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, यानी कि किस तरह से संतुलन बनाना है, यह आर्थिक विकास की कल्पना थी। नेक्स्ट है, मीरा बहन कौन थी और उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाइए। तो मीरा बहन 22 नवंबर सन 1892 से 20 जुलाई सन 1982 एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। वह गांधी जी की बेटी जैसी थी। उसने गांधी जी के साथ रहने तथा काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़ दिया था। मीरा बहन ने अपना जीवन मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाइए जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली। तो देखते हैं बांग्लादेश का जन्म किस तरह से हुआ। सन 1947 में पाकिस्तान के दो भाग थे, एक भारत के पश्चिम और दूसरा भारत के पूर्व में था। दोनों भागों में सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं भाषाई आधार पर अलग था। सन 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने बंगाली बोलने वाले लोगों ने इनका विरोध किया और भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया और सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तानी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 दिसंबर सन 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई तथा बांग्लादेश का जन्म हुआ और फरवरी सन 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे गई। तो इस तरह से बांग्लादेश का जन्म होता है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आई होप आपकी जो वीडियो है आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सभी बच्चे लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह जो आपका लेसन था यह आपका हमारे अतीत का लास्ट लेसन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।